नमस्कार सर। नमस्ते मैम। Introduce yourself. सर मेरी शिक्षा मेरे होम टाउन से ही हुई है और 12वीं के बाद मैंने ICSSR में LDC के पद पर ज्वाइन किया और 4 साल मैंने वहाँ पे सेवा दी और उसके बाद मैंने उसी दौरान मैंने ग्रेजुएशन भी पूरी की अपनी इग्नू से। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने एम्स CRE में ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पे ज्वाइन किया और अभी मैं वहीं पे ही कार्यरत हूँ सर, एम्स बठिंडा में। अपने बारे में कोई और 2 पॉइंट बताइए जो यूनिक हैं आपसे, हाँ जी सर। औरों से। सर मेरी हॉबीज़ हैं सर, स्विमिंग करना, टेबल टेनिस खेलना, योगा करना मुझे काफ़ी पसंद है सर, और कबीर साहब के दोहे पढ़ना भी मुझे पसंद है सर। कबीर के कबीर साहब के दोहे काफ़ी पसंद है सर पढ़ना। कोई एक फेमस दोहा बताइए। सर मुझे काफ़ी इंस्पायर करता है उनका एक दोहा सर, वो मैं सुनाना चाहता हूँ कि दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। कि ये जो हमें दुर्लभ जो मानुष जन्म हमें मिला है ये बहुत दुर्लभ है। जिस तरह से तरुवर से पत्ता झड़ जाता है और वो दोबारा वृक्ष पे नहीं लगता, वैसे ही ये जन्म हमें दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसको हमें सार्थक तरीके से जीना चाहिए, बंधनों से मुक्त होकर जीना चाहिए सर। ये कबीर का दोहा है, काकू लागे पाओ, हाँ जी। गुरु और भगवान सामने खड़े, वो बता सकते हैं? हाँ जी। वो उसमें कहते हैं कि गुरु नहीं, गोविंद। एग्जैक्टली क्या है हाँ वो? जी। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। तो वो गुरु की महिमा सर गोविंद से भी बड़ी बताते हैं, क्योंकि उन्होंने जो गुरु है उन्होंने सच्चे गोविंद का अर्थ उन्हें समझा दिया। तो वो गोविंद से भी बड़े मानते हैं तो उनको। अंत में जिसने मिलाया वो बड़ा है या जिससे मिलना है वो बड़ा है? सर जिससे मिलना है सर उसकी तो परम सत्ता ही है, लेकिन अगर मिलाने वाला ना होता सर तो सर उससे मिल ही ना पाते तो ये जन्म सार्थक ही ना हो पाता। तो जो मिलाने वाला गुरु है, गुरु की महिमा सर वो बहुत ऊंचा मानते हैं सर। तो मंजिल से भी ज्यादा उसको आप इम्पोर्टेंस देते हैं, रास्ते को। हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि लेकिन मिलाने वाला तो कोई और भी हो सकता था। सर क्योंकि गुरु तो मिलने, बहुत हो सकते हैं, लेकिन वो सामने वाला तो भगवान तो एक ही है, तो उसका लेकिन सर ज्यादा जो रास्ता दिखा दे सर वही सबसे बड़ा माना जाएगा। क्योंकि वरना तो सर हम इस संसार में सर विषय वासनाएं बहुत है सर, उसमें हम उलझ कर रह जाएंगे। और तो गुरु सर हमें राह दिखाता है, इसलिए उसकी महिमा काफ़ी बड़ी है सर। तिवारी सर, कंटिन्यू। हाँ जी सर। आपको गुरु आशीष का लग रहा है? गुरु आशीष तो सर मैं अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा हूँ कि मैं खुद को गुरु कह पाऊँ, क्योंकि अभी मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ सर। क्या माना जाए कि आप उस दिशा में हैं जो मैंने शब्द का प्रयोग किया? क्या सर? इस शब्द का प्रयोग किया गुरु ने। हाँ जी। क्या माना जाए उसी दिशा में आगे बढ़ना? गुरु तो सर जब सर ज्ञान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और रास्ता हमें पता चल जाता है तो हम अपने बाकी साथियों को भी उसी दिशा में लेके चल सकते हैं और उनको भी हम मुक्त बना सकते हैं सर। जो विषय वासनाएं हैं उनसे मुक्त करना, मुक्त रहना ही मेरे हिसाब से जीवन का लक्ष्य है। हमारा जो अहंकार है सर उसको त्याग देना, वही सबसे बड़ी मुक्ति है सर। मैं दो शब्द दे रहा हूँ, हाँ जी। उसके साथ में आपको कुछ शब्द बताने हैं, जोड़ने हैं, हाँ या जी। किसी सेंटेंस से पूरा करना है। हाँ जी। नदी। नदी से सेंटेंस बनाना है सर? कुछ भी फिलॉसफी का जो आपके मन को छूटा है या जो भी आप कहना चाहें नदी। हाँ जी सर। नदी हमारे अहंकार रहित मन की तरह अनंत है। कि सर जैसे अहंकार अगर हमारा छूट जाता है मन से तो हम आत्मा बन जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी में सर आत्मा को अनंत कहा गया है कि वो एकदम प्योर है। मन कलुषित होता है हमारा, तो वैसे ही नदी का प्रवाह निर्मल होता है, वैसे ही अगर मन हमारा
जो विषय वासनाओं से जो कलुषित हो चुका है वो मिट जाए तो निर्मल जैसे हो जाता है, नदी के प्रवाह की तरह अनंत हो जाता है। तो उस तरह से मैंने उसको कहा सर कि नदी हमारे अहंकार रहित मन की तरह निर्मल है। यदि मैं आपकी बात को बढ़ाऊं हाँ जी सर। और संगम पर ले जाऊं, तो पहले तो जो दर्शन आप चर्चा कर रहे हैं उसके साथ उसको जोड़, उसके बाद उसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है उसको भी कवर करें। सर नदी का जब समुद्र में संगम हो जाता है, समुद्र क्योंकि अनंत है और आत्मा भी अनंत होती है, तो नदी को उससे थोड़ा सा नीचा मान सकते हैं क्योंकि समुद्र बहुत अनंत हो गया। तो नदी उसमें मिलकर खुद को खपा देती है सर। तो उस तरह से उसको कहा जा सकता है। और ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो नदी जो है अपने साथ बहुत सारे जो इरोडेड मटेरियल है वो लेके आती है और समुद्र के किनारे उसको बहा देती है और डेल्टा का निर्माण करती है उस संगम पर। और वो बहुत ही धार्मिक और उसके और एंगल्स भी हैं सर। शायद मेरा शब्द आप तक नहीं पहुंचा, मैं दोहराता हूं, मैंने संगम का प्रयोग किया, नदी रिप्रेजेंटेशन संगम। हाँ जी। सर मैं उतना ही समझ पाया अभी। प्रयाग, प्रयागराज संगम। हाँ जी सर, वहाँ पे प्रयागराज इलाहाबाद जिसको कहते हैं वहाँ पे सर गंगा और यमुना मिल जाती हैं। तो वो काफ़ी ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल है सर। ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, सर ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, सर यमुना वहाँ पे मिल जाती है गंगा के साथ। और गंगा की सहायक नदी यमुना को हम कहेंगे। और सर क्या अभी इतना ही सोच लैटिट्यूड, पा रहा हूँ क्या सर। लैटिट्यूड है इस जगह का, इलाहाबाद संगम? सर एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा लेकिन 23.5 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर ही होगा। वाराणसी का क्या लैटिट्यूड? वो सर लगभग पैरेलल ही पड़ता है उसके, थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ वाराणसी हो जाती है। उत्तर प्रदेश के साउथ ईस्ट एरिया में वाराणसी है और इलाहाबाद थोड़ा सा सेंटर की तरफ, वेस्ट तो सेंटर मैंने की डेटा तरफ पर होता है। बात की, फैक्ट पर बात क्या सर? की, फैक्ट पर बात की। तो आप उसका लाइक कोई डिजिटल बताएं, उसका वैल्यू क्या है लैटिट्यूड का? सर एग्जैक्ट वाराणसी का है, एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन वाराणसी हरियाणा, हरियाणा का रेंज ऑफ लैटिट्यूड का। सर 74 डिग्री है साउथ सदर्न एक्सटेंट, और नॉर्थ में 77 डिग्री तक जाता है सर। वाह, ठीक है। पेड़, पेड़, जो शब्द थी, शब्द बोलूंगा उस पर कुछ आप बोलेंगे। पेड़, एक वाक्य बनाना है सर इससे। हाँ, जो आपको, जिससे आप अपने को भी परिभाषित करें हाँ जी। और जो जो इससे पता लगे कि आप उसके बारे में क्या विचार। थोड़ा एलेबोरेट करके बोल सकता हूँ सर? हाँ, बिल्कुल। सर पेड़ जो है वो भले ही कितनी ही आंधियां या तूफान या किसी भी तरह की विपत्ति क्यों ना आ जाए, वो एकदम स्थिर रहता है, अडिग रहता है। और जितने भी उसकी शरण में आते हैं, फिर चाहे वो कोई पक्षी हो चाहे इंसान हो, सभी को वो आश्रय देता है सर। माता पिता में भावनात्मक लगाव की वजह से किसी एक का चयन करें। You have to select either of it, mother or father, plus due to emotional caution का attachment. हाँ जी सर। सर मैं पिता का चयन करूंगा। एक मैं दोहा बोल रहा हूँ, वृक्ष कबहु नहीं फल के नदी न समझे नीर, परमारथ के कारण साधु ने घास नहीं। नेक्स्ट लाइन समझा नहीं सर मैं। परमारथ के कारण, कारण हाँ जी। साधु ने धरा सही, ये है ना पूरा। वृक्ष कबहु नहीं फल के नदी न समझे नीर। हाँ जी। इसको पिता से अगर जोड़ना पड़े तो पिता से जोड़ करके बताया इसका प्रदर्शन। सर जिस इस दोहे की बात कर रहे हैं सर, उसका अर्थ मेरे हिसाब से ये है कि
मैं एग्जैक्ट तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मगर कुछ ऐसा है कि वृक्ष जो है वो फल देता है तो उसका फल कभी घटता नहीं है, और नदी अगर नीर उसका कभी खत्म नहीं होता है। मैं सर अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ इस दोहे का अर्थ एग्जैक्टली। वृक्ष कबहुँ नहीं फल भके, नदी न समझे नीर, पर मारक के कारण साधु ने धरा सरी। अगर मैं इस दोहे की बात करूं तो पिता, जिसको आप कहते हैं, मैं भावनात्मक रूप से पिता से ज्यादा जुड़ा हूं, इन दोनों में सामंजस्य सर है। पहले तो मैं दोहे का अर्थ थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ सर, मुझे लगता है कि या तो पेड़ अपना फल खाता नहीं है, नदी अपना नीर पीती नहीं है, शायद ये इसका अर्थ है। वृक्ष कबहुँ ना फल भके, भके मतलब it is कभी never खाता नहीं है। consuming all the fruits which is born by it, हाँ right? जी, हाँ जी, नदी कभी अपना पानी पीती नहीं है। हाँ सर, एक मिनट। सर जिस तरह से पिता जो है अपना पूरा जीवन खपा देते हैं अपने बच्चों की परवरिश में, खासकर मेरे पिता भी, तो उन्होंने जो भी किया है हमारे लिए काफ़ी हमें पढ़ाया है, और उन्होंने अपने लिए काफ़ी कम किया है, और उन्होंने बच्चों की परवरिश पे काफ़ी ध्यान दिया है। इस तरह से मैं इसको देखता हूँ सर। क्या कारण है कि समाज में बहुत से बच्चे होते हैं तो अपने माँ पिता का उतना ध्यान नहीं रखता, हाँ जी सर। जबकि उनको पता है कि जो भी बड़े हैं उसको करा रहे हैं इस विषय से। हाँ जी सर, मुझे इसका कारण दिखता है कि हमारे समाज में दर्शन का पतन धीरे धीरे हो रहा है, जिसके कारण समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, फिर चाहे वो अपराध हो, फिर चाहे वो आपस में अनबन हो, ईर्ष्या हो, क्रोध हो, लालच हो, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो हमें दिखाई देती है। अगर उनको थोड़ा सा आत्मज्ञान होता, थोड़ा सा संयम होता जीवन में, और सही दिशा में अगर बढ़े होते, तो आई थिंक जो है उनके मन में भी दूसरों के प्रति एम्पैथी होती, संवेदना होती सर। जी, यदि मैं कहूँ कि इस विषय में दर्शन का पतन हो रहा है समाज में, इस विषय में आपने क्या किया, इस पर आप क्या करें? हाँ जी सर, मैंने क्या किया सर? इस विषय पे आशीष ने क्या किया आज तक, जिससे कुछ हाँ जी बताइए। सर, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जैसे मैं ऑफिस में अपने फ्रेंड्स जितने भी हैं जिनके भी साथ बात होती है मेरी, उनके सामने सर कुछ आध्यात्मिक बातें भी कभी कभी छिड़ जाती हैं सर, तो वो भी इसमें जिज्ञासा दिखाते हैं कि ऐसा क्या है। बहुत सारी बातें होती हैं सर कि आध्यात्म में ऐसा क्या है कि लोग आईआईटी छोड़ के, आईआईएम छोड़ के भी इसकी तरफ झुकाव दिखा रहे हैं। तो फिर उनको थोड़ा समझाता हूँ सर मैं कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, इतनी सारी लोभ लालच वाली चीज़ें हैं जो आकर्षित करती है हमें, उसमें हम उलझ के अगर हमने जीवन खपा दिया सर, तो हाँ जी सर। सॉरी समझाते हैं हाँ, तो डिस्कशन, थोड़ा डिस्कशन हो जाता है सर। ए व्यक्ति को आपने समझाया, हाँ जी बी व्यक्ति को आपने समझाया, उसके बाद क्या हुआ, क्या क्या हुआ सर। या क्या किया आपने? सर पहले तो ज़्यादातर केसेस में तो सर यही होता है कि लोग सुनना पसंद नहीं करते। नहीं करते सुनना। कुछ केसेस में होता है सर, जैसे 50-50 रहता है। बाकी लोग सर जो सुनते हैं वो अ, वो सर फिर एक टाइम के बाद उसी जीवन में ही अपना चले जाते हैं, फिर वो घर गृहस्थी में चले जाते हैं, वहाँ पे अलग समस्याएं आती है। सुनना नहीं पसंद करते तो फिर क्या किया? सर पसंद करने का मतलब कि वो उस चीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, या क्योंकि सीधे सीधे चोट लगती है, वो फिर सवाल जवाब करते हैं, फिर मैं उनका जवाब भी देता हूँ, तो फिर कुछ समझने का प्रयास करते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है या उसका अंत है, उसको आप किस रियलिटी तक पहुंचते हैं? सर मुझे लगता है कि मैं उनके संज्ञान में वो बात ले आता हूँ, तो वहीं वहीं तक ही मेरी सफलता है। आगे सर उनका डिसीजन है कि वो लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं ये तो सर। डायलॉग, ये तो ऐसा हुआ जैसे कि आप एक अच्छी पुस्तक है, आप जीवंत रूप में तो एक्शन में मानते हैं। सर जो एक पुस्तक मार्केट में है, हाँ जी सर। दूसरी पुस्तक है, 100 पुस्तकें हैं, बहुत से ग्राहक उस सड़क से गुजरते हैं जहाँ वो पुस्तकें हैं, कुछ उनमें से आकर के खरीद लेते हैं, कुछ पढ़ते ही हैं। यदि उस व्यवस्था का किसी दूसरे के जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हाँ जी उसके सर। अंदर उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया फैक्चुअल, हाँ जी तब ऐसे डायरेक्शन क्या है?
सर सब लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, मैंने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो अपने। आपने क्या करना, अगर किसी व्यवस्था को कोई भी स्कूल कॉलेज सिस्टम यूज करे, हाँ जी। तो आपने अक्सर देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं जब उनको स्कूलों में ले जाया जाता है तो बहुत माँ के दूध से नहीं करते, हाँ जी। पूरी तरह चिपक जाते हैं, रोते हैं। हम्म। तो यदि उसको उसी व्यवस्था में रहने दिया जाए तो अज्ञानी रहेंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, सर कोई ना कोई फैक्ट्स, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा जिससे कि वो समाज जो आप चाहते हैं, जिस दर्शन या फिलॉसफी को आप कह रहे हैं दर्शन का पतन हो रहा है, हाँ जी सर। आप इसके लिए चिंतित भी प्रतीत हो रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। See that you are very much worried about. So I want to know, are you understanding it? You are saying that good many people are talking as well. You are trying to bring all this happening so they are noticeable. Further, what further actions you are not. So I will say you are delivering only dialogue. सर बात ये है कि सर हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप ऐसे बन जाओ, हम सिर्फ उनके सामने प्रयास ही कर सकते हैं। एंड रिजल्ट तो सर उनकी अपनी चेतना पर डिपेंड करता है कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता हूँ सर मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट भी डालूँ सर। You understand English even? यस सर, यस। यस सर, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश एज वेल। That's fine. So any language application you may opt anyone. But I would like you have elementary enough. The addition is happening there in this. यस सर। You know, all the nutrients are okay. Addition happens, and after that, nutrients are absorbed. यस सर। Just transferred or transported to different cells tissues. यस सर। And there it is assimilated, utilized, and further, all those elements are utilized at that particular place of cell or a tissue. यस सर। And that helps to grow that tissue or cell or the part of it. यस सर। This is how the things happen. यस सर। That is what I believe a person should also do. If I am just telling you food is good, it should be taken care, eaten up, good nutrients are there in this, it helps our health to grow, but not at all providing it. It's not going within. Yes. How will it work? It seems that you are taking care of one part of it, which is really appreciated. There is no doubt. The society is declining in terms of philosophy. There is a great level degradation. Yes, sir. People are not understanding and dealing the other human beings or the society or the nature with values, with ethics. Sir, I want. जो अंतर चेतना है अब समाज ये है कि क्या समाज की स्थिति को इसी जगह पर छोड़ दिया जाए कि कुछ वहां से कुछ क्रियाएं शुरू की जाए जिससे भी सुधार पड़े। है मैंने आपको ये हिंट दिया। आई वुड लाइक टू नाथ संप्रदाय होता है। हाँ जी। होता है किसी एक संत का नाम बताया जो नाथ संप्रदाय से है। सर एक तो योगी आदित्यनाथ मुझे दिखाई देते हैं पॉलिटिकल लाइफ में, और सर एक जसनाथी संप्रदाय भी है सर, जो जसनाथी संप्रदाय राजस्थान में काफी प्रचलित है। तो योगी आदित्यनाथ के बारे में आपका क्या भाव है, क्या जानते हैं? In terms of your understanding, in terms of your skills, in terms of your philosophy, in terms of requirement in the world. हाँ जी सर। You are aspirant for civil services. I would like you to take care of that part first. फाइन सर। सर योगी आदित्यनाथ जी वैसे उस तरह के धार्मिक व्यक्ति हैं जिन्होंने धर्म का मतलब सब कुछ त्याग देना नहीं समझा। उन्होंने कुछ बदलाव लाना सोचा। वो सन्यासी मात्र बन के उन्होंने समाधि नहीं ले ली। उन्हें लगा कि धर्म की रक्षा करना आवश्यक है। धर्म से मेरा मतलब सर जो सामान्यतः धर्म प्रचलित है उससे नहीं है, जो वाकई में जो सत्य की स्थापना करना हुआ या जो वाकई में जिसको धर्म हम कहेंगे उसकी स्थापना के लिए सर वो बहुत प्रयासरत हैं। उन्होंने जो यूपी में अधर्म को मिटाया है सर, अधर्म से यहाँ मेरा मतलब है गुंडा राज जो वहाँ पे चलता था, जिसके कारण वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी स्टैग्नेंट थी, कंपनियाँ वहाँ पे आ नहीं रही थी, इन्वेस्टमेंट वहाँ पे नहीं हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी कम था। इसके अलावा सर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी फोकस किया। वहाँ पे 5-6 एक्सप्रेसवे भी बने हैं, एयरपोर्ट्स काफ़ी बने हैं सर,
तो उन्होंने सर यूपी की अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी बदलाव लाया है, जिससे आम जन की ज़िंदगी में बदलाव आया है सर। तो आपका ये कहना है कि जो द सिटीजन्स ऑफ यूपी, व्हाट्स द पॉपुलेशन ऑफ यूपी? सर एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा सर, मगर 10 करोड़ के ऊपर ही हो गया आई गेस। 10 crores? सर 10-15 करोड़ के What's आसपास। the 10 is huge, no? 100 and 150. हाँ This is huge. सर, And what's the population of Haryana? हरियाणा की सर 2.5 करोड़ के आसपास है सर। Okay. Which state is the least populous state? सर गोवा लिस्ट पॉपुलस है। Okay. How many constituencies are there? गोवा में सर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हाँ, लोकसभा constituency. मेरे हिसाब से सर 2 या 3 होनी चाहिए। And UP? यूपी में सर 80 के अराउंड सर। Okay. 80 के around? आशीष? सर एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, सॉरी सर। No, shoot. Okay. So if I say that I'll be 25 crores. 25 करोड़। Yeah, it's more than Pakistan. Pakistan is 23 crores. हाँ जी सर। ओके, सो उन्होंने कुछ सामाजिक चेतना का विकास, वहाँ की शैक्षिक व्यवस्था, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था, आध्यात्मिक विकास, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हाँ जी। इन सब फिलॉसफीज को आपके हिसाब से फॉलो किया योगी आदित्यनाथ? हाँ सर बिल्कुल किया है। सबका साथ इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी भी कम्युनिटी के साथ भेदभाव नहीं किया, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो एक दुबे करके एक जो थे विकास दुबे, तो दोनों ही सर गुंडा राज वहाँ पे फैला रहे थे, तो दोनों को ही उन्होंने सही डील क्या किया। क्वालिफिकेशन है आदित्यनाथ जी की? सर आई थिंक उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। इस सब्जेक्ट में? सर एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा मुझे। यूपी की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो लोग जीते हैं, उनमें कोई 5 प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज बताया जिन्होंने अभी लोकसभा जीता है? 5? सर अखिलेश यादव एक ध्यान आ रहे हैं मुझे, और योगी आदित्यनाथ खुद हो गए एक तो, और इसके अलावा सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। राहुल गांधी? कौन सर? राहुल गांधी? हाँ राहुल गांधी, और शायद सकता उन्होंने है। रायबरेली से जीते हैं आई थिंक। आपको वो कौन सा ऐसी बात है जो बहुत ज्यादा चिंतित करती है आपको? सर चिंतित का मैंने एक तो सर बता ही दिया कि हमारे समाज में दर्शन का पतन हो रहा है। लोग बहुत लोभ और लालच इस दिशा में काफ़ी बढ़ रहे हैं, भोग की जो व्यवस्था है उसकी तरफ काफ़ी बढ़ रहे हैं। कभी आपको लगता दूसरा, है कि आपने, हाँ जी सर। कभी आपको लगता है कि आपने 12th तक की पढ़ाई की, हाँ जी जॉब में चले गए, फिर आपने ग्रेजुएशन इग्नू से की, कभी ऐसा लगता है कि you are not able to get the right sources to complete your graduation and masters from somewhere very good university? Do you have regret for that? नहीं सर, क्योंकि मेरा जो इंस्टीट्यूट था सर इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, तो वहाँ पे सर सोशल साइंस रिसर्च पे काफ़ी फोकस था। तो वहाँ पे जितने भी मेरे साथ काम करते थे रिसर्च असिस्टेंट्स वगैरह, उनके साथ मुझे काफ़ी कन्वर्सेट करने का मौका मिला सर उनसे। हाँ जी। यदि मैं कहूँ कि आपको समझकर मुझे ऐसा लगा कि आप बेहद खूबसूरत इंसान हैं। कैसे सर? आप बेहद खूबसूरत इंसान हैं, अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। हाँ जी। शायद आपका उपयोग समाज के किसी दूसरी दिशा में बहुत उपयोगी है, बजाय कि एक प्रशासनिक सेवक के रूप में। हाँ जी उस वापस एक दिशा में। सर, मुझे लगता है जो अध्यात्म की तरफ मैं बढ़ा हूँ और अपने अहंकार को मिटाने का मैंने प्रयास किया है, वो सर एक प्रशासनिक अधिकारी बन के मुझे लगता है वो काफ़ी बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि प्रशासनिक सेवा में सर वाकई में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो सिर्फ स्वार्थी ना हो, परमार्थी हो सर, जो समाज का वाकई में कुछ बदलाव लाना चाहते हों और आम जन के लिए संवेदना जिनमें हो। आपके अनुसार अभी इलेक्शन हुए, दो प्रमुख पार्टियां थी, एक तरफ राहुल गांधी कैंपेन कर रहे थे और इंडिया में एक तरफ मोदी कर रहे थे।
इनमें से कौन सा स्वार्थवादी तत्वों से भरपूर व्यक्ति कहलाता है? सर कुछ कुछ एलिमेंट्स तो सर दोनों में ही होते हैं, मगर मुझे लगता है इंडी अलायंस जो है, वैसे मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए, मगर आपने अगर एक जवाब मांगा ही है तो मुझे लगता है सर इंडी अलायंस में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं स्वार्थी देखता हूँ, परिवारवादी देखता हूँ। जैसे उनमें से कुछ नाम अगर लिए जाएं, इफ़ यू अलाउ मी, Yes. जैसे सर तृणमूल कांग्रेस है सर, वहाँ पे संदेश खाली वायलेंस हुआ था, वो सर ममता बनर्जी के नाक के नीचे ही हुआ था सर। और एक सभ्य समाज में सर ऐसा होना, संदेश खाली वाली घटना। यदि आप एज ए एसपी हाँ जी। बंगाल में काम करते हैं और वहाँ पर टीएमसी पोजीशन, हाँ जी you सर। have to follow the policies set by जा रहे हैं how you सर, अपन खत्म करके मैं इनके घर आ you continue job or do you take the job? जाऊंगा। सर लीव करने का तो ऑप्शन है ही नहीं। मुझे लगता है कि अगर मैं उनके विरुद्ध जाके कुछ कहता हूँ तो मे बी मेरी ट्रांसफ़र कर दी जाए, क्योंकि सर अल्टीमेट पावर तो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ के पास ही होती है। मगर मैं सर अपने लेवल पे पूरा प्रयास करूँगा कि जब तक मैं जहाँ भी मैं सर्विस करूँ वहाँ पे अपने लेवल पे सर पूरा प्रयास करूँ समाज में सौहार्द बनाने का, और जो जो कल्प्रिट्स हैं उनको उनकी जगह पर ले जाने का सर। हाँ थैंक यू सर। मैम आप ओके, हाँ जी हाँ। हाँ जी मैम। आपने कभी ये चेतावनी तुम्हें भी पढ़ा है? कौन से? चेतावनी वाले जो तुम्हें चेतावनी वाले? मनुष्य को चेता रहे हैं। हाँ जी। कि रिफ्लेक्ट भी तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी सेंटेंस क्यों किया? आप अपने दोस्तों से जब बात करते हैं वो आपकी बात करना समझ जाते हैं, लेकिन बाद में वो हर परिस्थिति में फंस जाते हैं। हाँ जी। क्या आप ये कहते हैं कि विवाह जरूरी नहीं है आपके हिसाब से? घर गृहस्थी सर मैम बिल्कुल ज़रूरी है, मगर आप अगर घर गृहस्थी में भी अगर लोभ लालच वाली है, आप बहुत आसक्त हैं अपने बच्चों को लेकर, अपनी जो पत्नी है उनको लेकर, आपको सिर्फ वही दिखाई देता है, उन्हीं की परेशानियां आपको परेशानियां लगती हैं, बाकी जो आसपास समाज है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे लगता है वो एक समस्या वाली बात है। और ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, वो आसपास ना तो कोई डिस्कोर्स करना चाहते हैं बाकी समस्याओं को लेकर, अपने जीवन को कंफर्ट बनाना चाहते हैं, अपनी गृहस्थी अच्छा चलाना चाहते हैं। सभी लोग ऐसे नहीं हैं, मगर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं। आपका कर्तव्य बनता है आपके परिवार में। मैम जो अध्यात्म है, जो हमारे उपनिषद है, वो किसी भी चीज़ की मनाही नहीं करते हैं, ना तो वो विवाह की मनाही करते हैं, ना ही वो घर गृहस्थी के जीवन की मनाही करते हैं। वो कहते हैं कि आप आत्म को जान लो, अपने अंदर जो अहंकार है, जो ईर्ष्या दिलाता है आपको, क्रोध दिलाता है, इस अंदर के पशु को आप पहचान लो, फिर आप जो भी स्टेप लोगे वो आप अच्छा ही लोगे। विरक्त रहने का मतलब है कि हम आसक्त नहीं हैं किसी भी चीज़ से। अगर घर में जो भी समस्याएं हैं उनका बेहतर डील कर सकते हैं, और गृहस्थी को अंतिम नहीं मान लेना है कि बस मुझे गृहस्थी ही चलानी है और यही मेरा उच्चतम लक्ष्य है। हमें अपने आसपास भी, अपने समाज को, अपने पर्यावरण को, उसको भी बेहतर बनाना है। तो अध्यात्म कहीं ना कहीं इंसान को एक रूप कार्य नहीं मैम, दूर नहीं लेके जाता। वो कहता है कि आप पारिवारिक जिम्मेदारियों के अलावा भी आप पूरे संसार को ही अपना परिवार क्यों नहीं मान लेते? परिवार तो सही है, मगर लेकिन फिर भी मनुष्य के साथ अन्याय नहीं है मैम, क्योंकि अभी भी बहुत सारे परोपकारी लोग हैं जो अपने परिवार से बढ़ के सोचते हैं मैम, अपने परिवार से बाहर जाके भी सेवाएं करते हैं। लेकिन उनके परिवार को उनसे हमेशा शिकायत रहती है। मैम उसमें जो भी व्यक्ति परोपकारी है उसको अपने जो साथी हैं, अपने जो फैमिली के पीपल हैं, उनको भी उस दिशा में लेके जाना चाहिए। अगर वो शिकायत कर रहे हैं यानी कि वो खुद ही अहंकारी हैं और अहम उनका बहुत बड़ा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप मेरी तरफ देखो, आप बाहर क्यों देख रहे हो, ऐसी शिकायत होती होगी उनकी। यानी उसने अपने परिवार में अभी बदलाव नहीं किया है, वो उसको करना चाहिए। आप मानव जीवन को दुर्लभ कैसे मानते हैं? दुर्लभ इसलिए है मैम क्योंकि हमारे पास, क्योंकि मानव योनि एक ऐसी है जिसमें हमें चेतना मिलती है, हमें चुनाव करने का अधिकार मिलता है। जो बाकी पशु हैं वो अपनी प्रकृति में बंध के रह जाते हैं। जो मानव है वो बहुत दुर्लभ है, क्योंकि उसके पास जो चेतना मिली है वो किसी और पशु में नहीं है।
ऐसा हमने कई बार देखा है, कुछ एक वीडियोस अभी पीछे वायरल हुए थे जिसमें एक नंदी गाय जो थे हाँ जी। वो अपने कृष्ण जी के मंदिर में रेगुलर बेसिस पर जब आरती होती है तब वो वहाँ आती है, वहाँ से चली जाती है। ऐसा ही एक वो वानर के लिए भी बहुत सारे वीडियो जो हर रोज दे आर रेगुलर हर रोज ऐसे आते हैं। क्या हम ये लगा के चले कि वो वहाँ भक्ति के लिए आ रहे हैं या सिर्फ ऐसे रूटीन वो आरती खत्म हुई और वापस चले जाते हैं? हाँ मैम, क्योंकि वो इस चीज़ को समझते ही नहीं है। हमें लगता है कि हमारी भक्ति है, उस उनके लिए उस चीज़ का अर्थ हो सकता है अलग हो कुछ, क्योंकि हम जिस दृष्टि से देखते हैं वो दृष्टि उनके पास है भी नहीं। तो वो, अब मैं उसका श्योर नहीं कह सकता कि वो किस कारण ऐसा कर रहे हैं, पर हर हम वो एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मगर अगर जनरल सिनेरियो देखा जाए तो पशु जो होते हैं वो अपनी प्रकृति में बंधे होते हैं। आत्मा बहुत स्वतंत्र है आत्मा बिल्कुल पूर्ण है मैम, स्वतंत्र है, प्योर है। और हमारे कर्म के हिसाब से हमारी आत्मा जो है वो जन्म लेती है। क्या जानवरों के अंदर भी वही आत्मा मैम हमारे अंदर ही है, अभी वो मन का रूप धारण किए हुए, स्वार्थी मन का, अहंकारी मन का। अब वो अहंकार जब फूट जाता है मैम, तब मन से आत्मा का सफर शुरू होता है और वो पूर्णतः कोई पहुंच ही नहीं पाता। इसको मैम अगर आप कहें तो मैं एक कबीर के दोहे से समझाना चाहूँगा। उन्होंने उपनिषदों के निचोड़ को मैम एक दोहे में समेट दिया। वो कहते हैं कि जल में कुंभ है, कुंभ यानी घड़ा, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ यानी फूटा अहंकार, तो जल जल ही समाना, यह तथ्य कह गयो ज्ञानी। तो इसको बहुत बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने कहा है कि हमारे भीतर भी जल है और बाहर भी जल है, बस उस घड़े ने हमें रोका हुआ है, उस अनंत होने से रोका हुआ है। और अहंकार जब फूटता है, ये स्वार्थपना हमारा टूटता है, तो वो जल जल में ही समाना है अंततः, यानी आत्मा हो जाना है। आप जस्टिफाई कीजिए कि आप एक परमचक बदली की तरफ नहीं बढ़ते। मैम कभी कभी तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं प्रवचक बन ही गया हूँ, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला भी है, मगर अभी मैं उस लायक हूँ नहीं। मैं अभी बढ़ रहा हूँ मैम, और भी सीखना है मैम मुझे काफ़ी चीज़ें। दोहों से शुरुआत की है, थोड़ा गीता का मर्म पढ़ा है, थोड़ा उपनिषद वगैरह भी पढ़ने हैं, तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है मैम। इतने बड़े ग्रंथ हैं हमारे ऋषियों ने लिखे हैं, वो अभी अछूते हैं मैम। अभी तो हम सिर्फ सांसारिक जो धर्म के नाम पे जो ऊपरी चीज़ें चल रही हैं सर मैम, उन्हीं में उलझे हुए हैं। अभी हमने ग्रंथों को तो छुआ ही नहीं है। अभी जिस हिसाब से आप विरक्ति की बात कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि आप उस दृष्टिकोण के साथ एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं। जिस दृष्टि से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपका दृष्टिकोण क्यों है? हाँ मैम, एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको यही चाहिए होता है कि उसके मन में संवेदना हो दूसरों के प्रति, और खुद से बढ़ के वो कुछ देखता हो, खुद से हटके वो समाज का भला करना चाहता हो, समाज में एक बदलाव लेके आना चाहता हो। तो मुझे लगता है मैम कि मैं, अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल खुद से हटके सोचूंगा और बाकियों के लिए भी सोचूंगा, पर्यावरण के लिए और समाज के लिए भी एक सार्थक बदलाव लेके आऊँगा। ओके मैम। मैम अभी आप ओके। आप हाँ जी, जैसे ही मैम थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बट वी विल बी कमिंग। ठीक, जैसे ही खत्म होता है हम पहुँचते हैं। ठीक। ओके। हाँ जी मैम का कुछ वेट कर रहे हैं सर, मैम काफ़ी देर से थोड़ा सा। थैंक यू मैम। हाँ हाँ थैंक यू मैम। सर मैं शुड आई कंटिन्यू? हाँ ठीक। हाँ जी सर। ओके आशीष, आचार्य प्रशांत सिंह के बारे में क्या विचार है? सॉरी सर, मुझे हंसी आ गई है सुन के। One second. क्योंकि First, do you understand you are sitting in an interview? हाँ सर, आपने the same बोला thing is सर, happening- आपने एकदम से बोला तो मैं रोक नहीं पाया खुद को, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आचार्य प्रशांत को सर मैं बिल्कुल फॉलो करता हूँ। मुझे लगता है कि वो पहले तो आप मुझे अपनी हंसी का कारण बताओ, उसके बाद हम डिस्कस हंसी करेंगे। सर आपने एकदम से बोला, मुझे एकदम से सरकास्टिक सा लगा वो।
सरकास्टिक क्यों? सर आपने एकदम से बोला कि आचार्य प्रशांत को जानते हो उस तरह से। मतलब एकदम से एकदम से मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चंस बना रखे हैं एकदम से। नहीं सर, आचार्य प्रशांत क्योंकि बहुत अलग हैं सर। हाँ। वो मुझे लगता है कि आज के समय अगर कोई धर्मगुरु देखा जाए जो सीधी बात करता है, सटीक बात करता है। सीधी बात नो बकवास। क्या सर? हाँ, सीधी बात नो बकवास सर। वो तो सिविल सर्विसेज को भी बहुत बड़ा स्कैम बताते हैं, डू यू नो? हाँ सर, फिर आप बताते क्यों? हैं सर, बिल्कुल बताते हैं, क्योंकि इसके पीछे सर जो भी लोग इसके पीछे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, या तो वो सर समाज उनको पुश कर रहा है। उनको ये पता भी नहीं है कि ये उनका खुद का चयन है। ओके पहली बात तो ये सर। ओके 275 students they got selected in this interview. हाँ जी। How many do you think are pushed by Samaj and how many do you think have been appearing for this exam because of their own chetana? सर आई थिंक 100% ऑफ देम आर सच, 100% of them are आर लाइक दिस ओनली। like what? क्योंकि सर समाज नहीं like what? लाइक कि वो समाज द्वारा पुश्ड है, उनका खुद का डिसीजन उसमें बहुत कम परसेंटेज है सर। Okay. ये मेरा पर्सनल विचार है, ठीक है subjective विचार पर है। अब 100% में मतलब are you one of them or are you? मैं भी हूँ सर, उसी में ही मैं शामिल हूँ, क्योंकि Okay. सर अगर मैं फुल इंडिपेंडेंट होता, समाज का प्रभाव ना होता, तो शायद मैं कुछ और कर रहा होता सर, जिसमें स्पोर्ट्स भी एक हो सकता था, और शायद मैं किसी नौकरी की भी तैयारी ना कर रहा होता। मैं नौकरी की तरफ भी बढ़ा हूँ, तो उसमें भी समाज का ही योगदान है। ओके तो अब आदमी कोई भी डिसीजन लेता है तो उसमें समाज का तो कुछ ना कुछ रोल तो रहेगा ही। हाँ सर बिल्कुल। जिस चेतना की भी आप बात कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस, वो भी हमारे आसपास समाज लोगों से ही बनता है। चारों तरफ की बिल्डिंग्स हो गई, लोग हो गए, मटेरियल इमटेरियल, मतलब जीवित हो सकते हैं, अजीवित हो सकते हैं, हम उनको देखते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। बच्चा पहली बार माँ से मिलता है, फिर परिवार वालों से मिलता है। क्या हो गया आशीष, मतलब स्वेटिंग हो रही है, थोड़ा गर्मी लग रही है आई थिंक। अच्छा अच्छा, एसी चल रहा है क्या रोहित? चल रहा है? थोड़ा सा आगे आ सकते हैं अगर पंखे का, थोड़ी सी गर्मी तो है। हाँ कोई बात नहीं सर, मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। ओके एसी चल रहा है? एसी चल रहा है? थोड़ी गर्मी तो होगी। बंद करके चला लो इसको। आई थिंक वो मोड उसका अलग होगा, मोड उन्होंने चेंज किया हुआ होगा। में भी हो सकता है। अच्छा अगर हम मान लीजिए परसेंटेज वाइज भी बात करते हैं, तो क्या समाज का होना गलत है हमारी चेतना में? और क्या आपको लगता है कि समाज नहीं होगा तो इंसान की चेतना डेवलप भी हो सकती है? मुझे लगता है सर समाज का सही होना जरूरी है हाँ अभी, क्योंकि समाज यूनिडायरेक्शनली सोच रहा है सर, वो समस्या है। अगर समाज हमें कुछ ही ऑप्शंस के साथ बाधित ना करे और खुला छोड़ दे कि आपको डिसाइड करना है, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम आपको जज नहीं करेंगे, तो आई थिंक वो समाज क्या सबसे पूरा सभ्य खुला होगा। छोड़ना ठीक रहेगा समाज के द्वारा? क्या आप इस स्थिति में पैदा होते ही आ जाते हैं कि समाज पूरा खुला छोड़ दे तो आप अपने आप को सही दिशा में लेके जा पाएंगे? जिस दर्शन की भी आपने बात करी है वो भी समाज ने ही आपको दिया है, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ। हाँ जी सर, इसीलिए मैंने कहा सर सही समाज का होना जरूरी है। हाँ, मैं अगर भी- सही समाज हमें बांधे तो भी वो सही होगा सर, अगर गलत समाज हमें बांध रहा है तो वो गलत जगह बांध रहा है सर। तो ये इस समस्या सही है। और गलत का चयन कैसे करें? सही और गलत का चयन ऐसे होता है सर, वो दिख ही जाता है हमें, क्योंकि आज जो समाज जिस दिशा में सोच रहा है वो यूनिडायरेक्शनल है सर, वो उपभोक्तावादी समाज है। वो कुछ ही नौकरियों के पीछे जिसमें प्रेस्टीज जुड़ा हुआ है या जो भी पावर जुड़ी हुई है, जिसको वो उनको सर बाकी ऑप्शंस पता ही नहीं है। आप भी उस तरफ ही भाग रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल। फिर आप कैसे लेकिन सर मैं अलग? भाग नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस अभी तो आपने कहा आप 100% उन्हीं लोगों में से हैं जो समाज हाँ, के क्योंकि द्वारा मैंने पुश कहा हैं। सर समाज का प्रभाव मुझ पे है, लेकिन मैं सर अंधे की तरह नहीं भाग रहा हूँ। मुझे तो लगता है आपको कि ऐसा क्यों लगता? अच्छा बाकी जो लोग हैं वो कितनी अंधे की तरफ भाग रहे हैं? वो कितने अंधे हैं 275 में से? सर एग्जैक्ट 274 तो अब नहीं बताया जा सकता। लगभग आपकी अंडरस्टैंडिंग है काफी डीप अंडरस्टैंडिंग। 50-50 होगा सर आई गेस। एक तो ये 50-50 जो है ना, मतलब क्योंकि सर- आप हर जगह एक तो 50-50 ले आते हो। क्योंकि हाँ, क्योंकि- क्योंकि सर समाज जो लोग भी भाग रहे हैं तो फिर इस मतलब चीज़ के पीछे। अच्छा चलो ये मान लेते हैं 50-50 है, इसका मतलब ये है कि आधा समाज तो सही जा रहा है, आधा समाज गलत दिशा में जा रहा है। क्या नहीं, ये उनके ऐसा अंदर अंधे की तरह भागना और चेतन होकर भागना का परसेंटेज 50-50 लगता है मुझे ठीक है। कुछ लोगों में। तो जो चेतन होके भाग रहे हैं वो तो ठीक है। क्योंकि सर मान लिया कि उन पे समाज का प्रभाव था, वहां तक तो ठीक है, सभी पे ही था, मगर उसके बाद अच्छा आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू इक्वालिटी।
Okay. What are your views about reservation, caste-based reservation system? कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सर, क्योंकि वो अफर्मेटिव एक्शन है, वो जो समाज में जो पुराना हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए है सर। लेकिन इसको तो क्या ये थोड़ा सा सही- बेहतर बनाया जा सकता है सर कि कैसे? जो एक, क्योंकि आज सर हमारा समाज बहुत डेवलप्ड हो रहा है, धीरे धीरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, तो जो लोग एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच गए हैं सर, उनसे हटाकर उनको, जैसे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा वो इसमें ऐड किया जा सकता है, ताकि जो रियल में डिजर्विंग लोग हैं, जो वाकई में पिछड़े हुए हैं, जो गाँव में और ट्राइबल्स हैं, जैसे सर ट्राइबल्स की बात करें तो मीणा जनजाति जो है सर वो बहुत ज़्यादा फायदा उठाती है। बाकी सर जनजातियां हैं सर, हजारों जनजातियां हैं सर हमारे देश में। पीवीटीजी ही 75 हैं सर, उनका तो हम नाम ही नहीं सुनते हैं सर, तो उनको भी मेन स्ट्रीम में लाना जरूरी है सर। हाँ, तो इस तरह से थोड़ा सा रिफॉर्म इसमें किया जाना चाहिए। और क्या रिफॉर्म करे जा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिकल कैप विच यू आर सेइंग, क्योंकि ये ओबीसी में भी आ चुका है, जनरल में भी हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। थोड़ा सा सर, आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं या फिर जनरल? नहीं सर, मैं प्योर जनरल में आता हूँ। प्योर जनरल, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर जनरल? प्योर जनरल मतलब इसमें किसी भी तरह का मैं रिजर्वेशन नहीं ले रहा हूँ। ओके, हाँ जी। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए SC ST के अलावा तो सब में आ गया, तो आपका ये मानना है कि SC ST में भी इकोनॉमिकल बेसिस पे हम कर सकते हैं, क्रीमी लेयर लगा सकते हैं? हाँ, थोड़ी सी हाइयर क्रीमी लेयर इसमें लगाई जानी चाहिए, जो ओबीसी पे है उससे थोड़ी सी हाइयर। उससे थोड़ा सा हाई लगा सकते हैं। हाँ जी सर। और उसमें अब जैसे सरकार ने कुछ प्रोविजंस बना रखे हैं, क्या आपको उन प्रोविजंस का पता है कि मान लीजिए SC SC में किन को रिजर्वेशन नहीं मिलता है? अगर मान लीजिए मैं SC से बिलोंग करता हूँ, हाँ जी। मेरे पिताजी भी SC से बिलोंग करते हैं, बट मैं क्या हर स्थिति में ही रिजर्वेशन का फायदा उठा सकता हूँ, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन भी रहेंगी जब मुझे रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा? क्या कुछ ऐसे प्रोविजन भी है? सर एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, मगर वैसे तो सभी ही जगह ही है जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है ऑफ कोर्स वहाँ नहीं होगा, और जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं तो स्पेशली किसी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए बने हैं, आई थिंक वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है सर। ओके। सर से जब बात कर रहे थे तो एक आर्गुमेंट आपका आ रहा था कि, सुन रहे हैं, आवाज तो आ रही होगी? हाँ हाँ। जैसे इंडी अलायंस के आप बारे में आपने बोला कि आप उसमें कुछ लोगों को देख पा रहे हैं डायनेस्टिक टाइप से भी, एनडीए में आपको कितना वो दिख रहा है उसी टाइप? एनडीए में भी है सर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स टू सम एक्सटेंड। दो उदाहरण मुझे ध्यान में आ रहे हैं, एक तो सुषमा स्वराज जो हैं उनकी बेटी हैं बांसुरी स्वराज, और दूसरा मुझे एक दिखते हैं चिराग पासवान। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है सर कि जो इंडिया अलायंस है वहाँ पे कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो बार बार फेल हो रहे हैं, जिनको जनता स्वीकार भी नहीं करना चाहती, फिर भी उनको बार बार खड़ा किया जा रहा है। तो क्या उन्हें अधिकार नहीं है दोबारा से खड़े होकर चुनाव लड़ने का? मतलब सर अधिकार की तो हम क्या ही बात करेंगे, क्योंकि हम किसी को रोक भी नहीं सकते ना सर, वो तो पार्टी का डिसीजन है। एक मिनट, पहले तो आप मुझे इस स्टेटमेंट का बताइए, अधिकार की तो हम क्या ही बात करेंगे, साहब क्या कहना चाहते हैं? कि सर अधिकार का हम कौन होते हैं सर जस्टिस करने वाले कि उनको अधिकार है या नहीं? वो तो जनता सर वोट से तय कर देती है। तो लेट द पीपल डिसाइड, जो भी खड़ा होना चाहता है, चाहे वो ओके, मान लीजिए एक आदमी एक्टर है, उसके बच्चे भी एक्टिंग करना चाहते हैं, तो क्या हम उनको डायनेस्टिक मिला के एक्टिंग ही ना करना? नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं अगर है। मान लेते हैं कि मैं ये एक एग्जांपल है, 100 पॉलिटिशियन है, 100 पॉलिटिशियन के बच्चे पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, हाँ जी। और वो उनको आने दे रहे हैं, और एज ए मदर और फादर दे आर प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज फॉर देयर चिल्ड्रन, हाँ जी। तो क्या वो गलत हो जाएगा? नहीं नहीं सर, बिल्कुल गलत नहीं है, उनको मौका दिया जाना चाहिए, उनकी फ्रीडम है वो। ओके, वो जो भी एक जाना बार चाहते हैं। जनता ने सबको नेग्लेक्ट कर दिया, हाँ जी। क्या वो उन्हें दोबारा खड़े होने का अधिकार नहीं है? सर मेरे हिसाब से 2-3 चांस तो अगर मिल रहा है सर, उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, तो सर मैं इसमें सही गलत पे तो सर कमेंट नहीं करना चाहता कि सही है या गलत, मगर उसका तो सर जनता फैसला कर ही देती है। मगर इसमें सर एक छुपा हुआ हमारा स्वार्थ ही दिखाई देता है कि आप बार बार उसी कैंडिडेट के अभी पीछे पड़े हैं। अगर हम पार्टी बेसिस पे बात करें तो बीजेपी में बहुत सारे क्रिमिनल्स को मिलाया गया है, जिनको बीजेपी थोड़े दिन पहले हाँ जी। हाँ। कह रहे थे कि भाई दे आर वन ऑफ द करप्ट, बड़े बड़े एलिगेशन लगाए जा रहे थे।
तो उनको भी मिलाया गया है, प्लस अमित शाह का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, और 2 एग्जाम्पल आपने दिए, वैसे ही 4-5 और भी एग्जाम्पल ऐड करे जा सकते हैं उससे हाँ ज्यादा, जी, हाँ जी, जो कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में रहेंगे। बिल्कुल तो फिर डिफरेंशिएशन कैसे रहेगा कि कौन सी पार्टी को हम सर। सबसे- हमें बेसिकली अंधों में काना राजा ही चुनना है सर, क्योंकि दोनों पार्टियों में क्रिमिनल्स हैं, दोनों पार्टियों में ही कुछ ना कुछ लेवल पे गलत चीज़ें हैं ही सर। और क्योंकि पॉलिटिक्स सर फील्ड ही ऐसा है जो जहाँ पर तो एक आदमी जब चुनाव करने के लिए जा रहा है, फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं, आप क्या ऐसे पैरामीटर्स देखेंगे अपने कैंडिडेट में कि आपको चुनाव में थोड़ा सा बेटर रिजल्ट मिले या एक अच्छा कैंडिडेट चुना जा सके? हाँ जी सर, एक तो अगर वो पहले रह चुका है कोई एमपी या एमएलए, तो उसके पुराने स्पीचेस में देखूंगा कि उसने क्या क्या आवाज़ें उठाई हैं, और उसकी जो जनता के साथ जुड़ाव है, पार्लियामेंट से निकलने के बाद वो जनता से कितना कनेक्ट कर पाता है, और जनता में उसके प्रति कितनी संवेदना भी डेवलप होती है, और क्या क्या उसके फ्यूचरिस्टिक गोल्स हैं समाज को सुधारने के लिए, क्या क्या वो डेवलपमेंट लाना चाहता है अपने एरिया में। ये 3-4 चीज़ें हैं सर। आप वोट करके आए थे, हाँ जी सर। आपने ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी अपने कैंडिडेट के लिए? हाँ जी सर। सारी चीजें देख के ही वोट करा था? हाँ हाँ किसके लिए वोट किया आपने? सर, मैंने इंडी अलायंस के लिए किया था, क्योंकि इस बार जो कैंडिडेट था वो पहले कांग्रेस में था, ओके। तो मुझे इन जनरली वो कैंडिडेट नहीं पसंद था, क्योंकि नहीं, एनडीए के लिए या इंडी? इंडी अलायंस के लिए। इंडी? हाँ हाँ, जो क्योंकि जो कांग्रेस का कैंडिडेट है। था सर कुमारी शैलजा, वो ठीक थी सर। अच्छा, As compared कुमारी to- शैलजा के लिए आपने वोट किया? हाँ जी हाँ। ओके। क्या उनसे कोई डायनेस्टिक पॉलिटिक्स लिंक्ड है? या सर एग्जैक्ट मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा सर। तो आपने फिर क्या अपने कैंडिडेट के बारे में जुड़ा हुआ है सर थोड़ा, आपने क्या? एग्जैक्ट ध्यान अच्छा, नहीं आ रहा ओके, कि टेल मी 10 पैरामीटर्स ऑन व्हिच यू ट्राई टू जज योर कैंडिडेट। 10 पॉइंट्स सर। 1 पॉइंट ये मुझे अच्छा लगा, सेकंड ये, थर्ड ये, एटलीस्ट 10 तो होने चाहिए। सर एक तो जो कुमारी शैलजा हैं, वो जनता के साथ सर सीधे संवाद काफी बेहतर करती हैं। सीधा संवाद कर, हाँ जी सर। ठीक है। और दूसरा सर, जो उनका कम्युनिकेशन लेवल है सर, वो संवाद में ही आ गया, क्योंकि मतलब वो एक तो सर वो जनता के साथ सीधा जुड़ती हैं, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे जाके वो काम करती हैं। दूसरा उनका संवाद काफी अच्छा है सर, वो क्योंकि संवाद अच्छा है तो वो सीधा संवाद करती हैं, वो तो एक ही क्योंकि बात। उनकी जो बोली है वो काफी सॉफ्ट है सर। सेकंड पॉइंट, मैं आपका एक तो समझ गया कि भाई उनका कम्युनिकेशन अच्छा है, वो जनता से कनेक्ट कर पाती हैं। आपने सेकंड चीज क्या देखी अपने कैंडिडेट? सर मैंने कुछ एक पॉइंट देखे, मैंने अशोक तंवर को नेगेट ज्यादा किया है सर। अच्छा, मतलब दूसरे के कैंडिडेट को मना ज्यादा किया। हाँ हाँ, मुझे वो एक बेटर कैंडिडेट लगी। अच्छा, अशोक तंवर को नेगेट करने के कुछ 4-5 पॉइंट बता सकते हैं, उनके बारे में आपको क्या अच्छा नहीं लगा? एक तो सर वो यही था कि वो पहले कांग्रेस में थे, तो उन्होंने मौका देखकर सर दल बदला है सर अपना, ओके तो वो उनकी इंटीग्रिटी पे भी सवाल खड़ा करता है, ओके। तो वो मुझे इंटीग्रिटी भी उनकी सही नहीं लगी। तीसरा सर, वो जो बोलते हैं उनकी बोली में सर एक रूथलेस दिखाई देते हैं सर, वो रूड दिखाई देते हैं थोड़े से, ये एक कारण था सर। ये 2 हो गए। सर अभी मैं इतना ही सोच पा रहा हूँ। हाँ, तो काफी सुपरफिशियल तीसरा डिसीजन सर लग रहा है मेरे को। एक ये भी है सर, जब वो कांग्रेस में थे पहले, तो उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी सही नहीं रहा है सर। किस टाइप का ट्रैक रिकॉर्ड? उन्होंने वो सर 1-2 करप्ट केसेस में भी पाए गए हैं सर। क्या उन पे एलिगेशंस हैं या उनको जेल हो चुकी है या नहीं नहीं एविडेंस सर, एलिगेशंस है सर। एलिगेशंस है? हाँ। ओके, देखो आपने जो भी बताया, आपने मतलब डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से आपने कोई भी चीज जज नहीं करनी चाहिए कि भाई किसने कितना काम किया, सड़कें बनवाई, पानी के लिए कुछ किया, या लोगों के लिए कुछ करा, या कोई प्रोजेक्ट लेके आए। आप इस टाइप से जज नहीं कर पाए कैंडिडेट्स को? सर डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव में तो सर मुझे लगता है कि जो ओवरऑल उतना डीप आपने सर्च नहीं किया होगा। नहीं नहीं सर, डेवलपमेंट तो हमें साफ साफ दिखता ही है। हमारे जो गांव है सर, वहाँ पे एक भी घर कच्चा नहीं है, सारी सड़कें पक्की हैं। कच्चा तो हर किसी गांव में घर सरकार का इवन सर जैसे गैस सिलेंडर वगैरह होते हैं, तो वो ज्यादातर स्कीमें सर सेंट्रल गवर्नमेंट की दिखाई देती हैं। हाँ, तो बहुत सारी स्कीमें हैं सर ऐसी, जैसे उज्ज्वला योजना है, पहले गैस सिलेंडर के लिए लाइनें लगती थी, अब थोड़ा स्ट्रीमलाइंड हो गया सर प्रोसेस। इसी तरह से सर हर घर नल से लीव इट। ये सारी चीजें हैं सर। सुप्रीम कोर्ट की अभी जजमेंट आई थी राइट टू मैरिज को लेके, और उन्होंने जो LGBTQ कम्युनिटी है उनको राइट टू मैरिज नहीं दिया। आप इस जजमेंट को किस डायरेक्शन में देखते हैं? डू यू थिंक कि ये सही है, या इसमें कुछ बदलाव करने की संभावना फ्यूचर में हो सकती है या होनी चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि
अगर LGBTQ कम्युनिटी को मैरिज करने का दिया जाता है अधिकार, जो फॉर्मल मैरिज जो हमारे हिंदुइज्म में होती है, तो उससे मुझे लगता है सर कुछ जो हमारी कम्युनिटी है वो हर्ट हो सकती है सर, उसके सेंटिमेंट हर्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जो परंपरा रही है, जो धर्म रहा है, उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका समाधान ये हो सकता है कि जो फॉर्मल मैरिज होती है वो वाले बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जाने चाहिए, जो एक पार्टनर होकर जो मिलते हैं एक पति पत्नी को, फिर चाहे वो इंश्योरेंस हो, रजिस्ट्रेशन हो, मतलब लिव इन में अलाउ कर देते हैं उनको। 377 हाँ जी, 377 क्या है 377? वही सर LGBTQ कम्युनिटी है, वो अपने जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसको मेंटेन कर सकते हैं, सेक्सुअल मतलब रिलेशनशिप हाँ वो इलीगल नहीं है अभी जो हाँ। इलीगल नहीं है? हाँ क्या जी। इंडिया में लिव इन रहना लीगल है या इलीगल है? सर ये अभी रेगुलेटेड नहीं है प्रॉपरली। नहीं नहीं, आई एम आस्किंग लीगल है या इलीगल है इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप? सर इलीगल तो बिल्कुल भी नहीं है सर, हम्म। उस पर साइलेंट है सर हमारे रूल्स। उत्तराखंड में UCC के थ्रू उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में? क्या आपके पास एक हस्बैंड और वाइफ के अधिकार होंगे अगर आप लिव इन में हैं या नहीं हो? सर मैं एग्जैक्ट सुप्रीम कोर्ट का याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर मुझे लगता है सर कि उन्होंने जजमेंट यही दी होगी कि उनको उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। अच्छा, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आपके क्या विचार है? ये हमारे समाज में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर ये होनी चाहिए, मगर इसमें महिलाओं का शोषण नहीं होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता इसमें है। हिंदू समाज की भावनाएं आहत नहीं हो रही लिव इन रिलेशनशिप में? सर क्योंकि हाँ, कैन आई कंप्लीट? हाँ जी सर। जैसे मान लीजिए दो लोग रह रहे हैं बिना शादी के, हाँ जी। मेरे बगल में ही रहने लग जाए, ठीक है, प्रदीप सर ही रहने लग जाए बिना शादी के, हाँ जी। और हमारे बच्चों पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वो एक लड़की को ले आए, फिर दूसरी लड़की को ले आए, फिर तीसरी लड़की को ले आए, तो क्या इससे हमारा जो समाज है उसकी जो बेसिक वैल्यूज हैं उस पे आहत नहीं आ रही? मुझे तो लगता है लिव इन हाँ रिलेशनशिप। सर, थोड़ा तो मुझे भी लगता है सर कि हमारा समाज अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें अभी। तो थोड़ा सा सर रेगुलेट अगर हो जाए, सरकार इसमें कुछ रूल्स बना दे। अच्छा, समाज और इंडिविजुअल, आपको क्या लगता है इन दोनों में कौन ऊपर होना चाहिए, या मतलब किसका अधिकार थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए? सर इंडिविजुअल का अधिकार ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल से ही एक सभ्य समाज बनता है। अगर सभ्य इंडिविजुअल है तो समाज भी सभ्य बनेगा। तो इंडिविजुअल अगर सही है, बट इंडिविजुअल को सभ्य कौन बनाएगा? इंडिविजुअल खुद बन सर जाए। एक तो कारण, एक तो ये हो सकता है कि वो आत्मज्ञान ज्ञान से बन जाए, लेकिन वो सर बहुत कम चांस है उसके कि आत्मज्ञान से बन जाए वो। सेल्फ ज्ञान। हाँ हाँ, कि वो थोड़ा आत्ममंथन करे, चीज़ों को देखे, अपने आसपास अवेयर रहे, तो उससे सर कम चांस है बनने के। लेकिन अगर उसको कोई सही डायरेक्ट करने वाला बन जाए, मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, ओके, तो 3 मैस्कुलाइन कैरेक्टर और 3 फेमिनाइन कैरेक्टर बताइए। नॉर्मल ह्यूमन हाँ, बीइंग में सर normal। एक तो सर मस्टेच, हम्म, दाढ़ी और मूंछ आ जाती है। और दूसरा सर मसल्स जो है मैन की, वो थोड़ी बल्की होती हैं और मस्कुलर बॉडी होती है। और वॉइस थोड़ी हार्ड होती है सर मैन की, वुमेन की सॉफ्ट होती है। और फेमिनाइन कैरेक्टर? फेमिनाइन यही हो गए सर इसका ऑपोजिट, की फीमेल की वॉइस सॉफ्ट होती है, और जो हेयर हैं, प्यूबिक हेयर है सर, वो कम होते हैं, और जो फेस पे हेयर है सर वो कम होते हैं। वो कम होता है। हाँ। आजकल आपको क्यों लग रहा है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, ये हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं? क्या कारण हो सकते हैं इसके? आजकल फीमेल्स के भी मस्टैच देखने को मिल रही है काफी कॉमनली। हाँ जी। क्या कारण हो सकते हैं इसके? सर एग्जैक्ट तो अब मैं बता नहीं सकता सर, मैं इससे अवेयर नहीं हूँ। पर मुझे लगता है सर कि सर इस पे मैं कमेंट नहीं करने की ठीक। स्थिति में हूँ। हमारे समाज में ऐसे कौन से स्टीरियोटाइप हैं जो मेल के अगेंस्ट हम देखते हैं, और ऐसे कौन से स्टीरियोटाइप हैं जो हम फीमेल के अगेंस्ट देखते हैं? हाँ जी सर, थोड़ा टाइम लगेगा सर। हाँ, सोचो। सर मेल को ऐसा देखा जाता है कि उसको भावुक नहीं होना चाहिए, उसको भावुक नहीं होना चाहिए, ठीक रोना है। नहीं चाहिए सर, हम्म, बल्कि ऐसा है नहीं, वो एक नेचुरल इमोशन है, वो आ जाता है सर। दूसरा है कि जो मेल है उसको पालनहार होना चाहिए परिवार का, कि वो सारा कुछ करे, और अगर वो अच्छी खासी पोजीशन पे है तो वुमेन को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है।
तो यानी कि उसको ब्रेड अर्नर भी कहा जाता है सर। ये ठीक एक है। स्टीरियोटाइप है सर हमारे और समाज क्या हो सकता है? फीमेल के हिसाब से? फीमेल का यही है सर कि उसको माना जाता है कि वो अगर ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट अगर कर रही है, बहुत ज़्यादा बाहर जा रही है, तो उसको एक नेगेटिव दृष्टि से देखा जाता है। दूसरा, फीमेल्स को सर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो उनके लिए एक फील्ड सही नहीं माना जाता, और इस टाइप के और भी कुछ फील्ड्स हैं तो वो सही नहीं माने जाते फीमेल के ओके। लिए। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो होते हैं, एनकाउंटर्स, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? सर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर, ये बिल्कुल ही नॉन जस्टिफाइड है। तो जो यूपी में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है, क्या वो सही थी? नहीं सर, उससे सही जो तो लॉफुली बिल्कुल भी सही नहीं थी सर, बट ऐसा बिल्कुल ऐसा Socially ट्रेंड तो- सर रुकना चाहिए सर मेरे हिसाब सोशली ठीक है, से। सोशली अगर समाज को थोड़ा सा बेनिफिट हो रहा है उससे। नहीं नहीं सर, हम समाज को नहीं देखेंगे, हम लॉ को सबसे ऊपर देखेंगे, क्योंकि लॉ सुप्रीम होता है सर। रूल ऑफ लॉ मेरे हिसाब से प्रिवेल करना चाहिए। सबसे ज्यादा। हाँ जी सर, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करना चाहिए। ओके, एक सिचुएशन मैं आपको देना चाहूँगा। हाँ जी। आप एक ट्रेन के ड्राइवर हैं, हाँ जी। ठीक है, और ट्रेन जा रही है ट्रैक ए पे, सीधी, बिल्कुल सीधी, हाँ जी। ठीक है, और बट किसी कारण से उस ट्रैक पे 10 लोग हैं, हाँ जी। मतलब वो आ गए, ट्रैक पे आ गए, हमें नहीं पता कहाँ से है, बट वो आ गए। अगर आप सीधा जाते हैं तो वो 10 लोग मारे जाएंगे, आप ब्रेक नहीं मार सकते, मतलब मारेंगे नहीं मारेंगे जो भी है, मतलब उनकी मृत्यु तो निश्चित है। जो भी ट्रेन की सिचुएशन है, जैसे ही आपको पता चला वो वहीं थे, और मतलब बस सीधे जाके वो हो जाएगी, या ट्रेन की ब्रेक फेल है। पॉइंट इज, अगर आप ट्रैक ए पे आपकी ट्रेन जा रही है सीधी, जो आपको असाइन किया गया है ट्रैक अकॉर्डिंग टू द कि भाई आपको आपकी ट्रेन इसी ट्रैक में चलनी चाहिए, तो 10 लोग मारे जाएंगे। अब है क्या कि आप डिसीजन लेने से पहले आपको एक ट्रैक और दिखाई देता है साइड में, और आपको पता भी है कि हाँ ये ट्रैक है, ठीक है, तो इस ट्रैक का आपको पता चला, बट उस ट्रैक पे भी एक इंसान है, सिर्फ एक इंसान है, खाली नहीं है वो ट्रैक, ट्रैक बी हम उसको बोल देते हैं। तो अब चलते चलते आप बस इतना डिसीजन ले सकते, मतलब आप क्या डिसीजन लेंगे कि आप ट्रैक ए पे ही कंटिन्यू करेंगे, या फिर आप ट्रैक बी की तरफ मुड़ना मतलब प्रेफर करो, और क्यों? सर सर अगर चांस हुआ तो सर दोनों को बचाने का प्रयास किया जाएगा, मगर आपने कहा कि ऐसा है नहीं, तो मुझे एक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। तो मैं सर जो व्यक्ति है उसकी तरफ लेके जाऊंगा, ताकि ज़्यादा लोगों की जान बच पाए। पर अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ आपको जो इंस्ट्रक्शन है वो तो ट्रैक ए पे चलने की है। नहीं सर, अब मैं अपने विवेक से ही काम लूंगा सर। पर अगर ट्रैक बी इंटैक्ट नहीं हुआ तो, ट्रेन पलट गई तो? सर वो स्थिति के हिसाब से होगा, अगर ट्रेन की स्पीड ठीक ठाक है कि उसमें नहीं। टर्न लिया जा सकता है। जैसे कैसे भी मान लो आपको ट्रैक ए पे बोला ही इसलिए गया है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल इंटैक्ट है, हाँ जी। तो जैसे ही आप ट्रैक बी पे जाएंगे, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वहां पे कुछ गड़बड़ हो या कुछ भी हो? आपको तो नहीं पता, आपको इंस्ट्रक्शन तो एक ही है। हाँ जी। आप बी पे चले गए, ट्रेन ही पलट गई, या मान लीजिए स्पीड इस हिसाब से है कि आपने जैसे ही मोड़ा, आप सीधे जा रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, मोड़ा तो ट्रेन पलट गई, फिर क्या हो? हाँ सर, वो अगर कंसिडरेशन में लिया जाए, अगर आइडियल सिचुएशन नहीं है तो सर उस केस में तो सर सामने से ट्रेन भी आ सकती है, तो बाकी जो मेरी ट्रेन में बैठे हैं उन लोगों की जान को खतरा हो सकता है। तो अगर आइडियल सिचुएशन नहीं है तो सर मैं उसी ट्रैक पे ही रहना पसंद करूँगा। और फिर ये तो चीजें पहले, अगर हम पहले सोचते तो ज्यादा बेहतर रहता। हाँ सर, बेहतर रह सकता था, पर मैंने आइडियल सिचुएशन ही अज्यूम की कि दूसरा ट्रैक है वो भी ओपन है और ए ट्रैक भी ओपन ही है, मैंने ये अज्यूम किया था सर। ठीक है, अब इसी सिचुएशन में हम एक और ट्रैक ऐड कर देते हैं। अब नंबर ऑफ पीपल हैं 3, हर एक ट्रैक पे एक आदमी है। पहले ट्रैक जिस पे आप जा रहे हैं उस पे एक डॉक्टर है, हाँ जी ठीक है, एक सर्टिफाइड डॉक्टर, वो कहाँ से आया हमें नहीं पता, बस वो है उस ट्रैक पे। हाँ जी। दूसरे ट्रैक पे एक नर्स है जो जा रही है, और तीसरे ट्रैक पे एक लेबर है जो भी ट्रैक पे जा रहा है। आप जा रहे हैं, अब आपको पता तो आपके पास इंफॉर्मेशन सारी है कि तीनों ट्रैक पे ये है,
और ये भी है कि तीनों ट्रैक इंटैक्ट हैं आइडियली, हाँ जी तीनों ट्रैक बिल्कुल इंटैक्ट हैं। ठीक है सर। तो अब आप किस ट्रैक पे कंटिन्यू करना पसंद करेंगे? सर मतलब मेरे किस को हिसाब जिस पे आदेश मिला है, जिस पे मैं ऑथराइज्ड हूँ, उसी पे ही जाऊँगा, क्योंकि सर हर जान महत्वपूर्ण है, प्रोफेशन उसका मायने नहीं रखता सर, फिर चाहे वो डॉक्टर हो चाहे लेबर हो, हर जान कीमती है सर। ओके, तो आप एक जान से एक की कीमत लगाएंगे, मतलब इफ वी इक्वेट 1 जान इक्वल्स टू 1 रुपीज, 10 जान इक्वल्स टू 10 रुपीज, हाँ जी सर। क्या आप ऐसे लगाएंगे? हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर को मैं मतलब उस दृष्टि से ऊंचा नहीं मानता, माना कि प्रोफेशन में वो ऊंचे होंगे, मगर एज ए ह्यूमन बीइंग वो सर। सेम है। हाँ जी सर। तो अगर हम थोड़े से बड़े पर्सपेक्टिव में जाते हैं तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि जान एक है या 10 है। लेकिन सर उससे 10 अगर लोग हैं तो सर 50 लोग उससे जुड़े हुए हैं सर, पूरा परिवार उनसे जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इसी लॉजिक को डॉक्टर से लगाएं, डॉक्टर एक हॉस्पिटल को चला रहे हैं, वो बहुत सारी जानें भी बचाएंगे, और मान लीजिए बहुत अच्छे सर्जन हैं हाँ जी। जो डेली 10 ऑपरेशंस करते हैं, 10 हाँ जी। जानें बचाते हैं, हाँ जी। जिनसे 50 लोग और जुड़े हुए हैं डेली हाँ जी। हाँ जी। उस मोमेंट के हिसाब से। बट जो लेबर है वो सिर्फ अपना नॉर्मल काम करता है, जीवन का काम, मतलब उसका वो महत्व नहीं है समाज में जो एक डॉक्टर का हो सकता है जान बचाने के हिसाब से। तो आपको नहीं लगता आपको डॉक्टर की जान बचानी चाहिए, क्योंकि वो आगे भी जाके सर और हमारे जाने। देश में सर डॉक्टर्स की कमी नहीं है, डॉक्टर्स नहीं। बहुत सारे हैं सर, तो डॉक्टर रिप्लेस हो आप जाएगा। आर्गुमेंट दूसरे तरीके से, मैं आपके ही आर्गुमेंट पे बता रहा हूँ। आपने कहा कि एक जान से एक मान लेते 5 लोग जुड़े हुए हैं, सेम 10 जान से 50 लोग जुड़े हुए हैं। वो आपका इमोशनली नहीं जुड़े हुए सर। आप आर्गुमेंट समझे, आपने जो किया उसी से ही मैं आ रहा हूँ। जैसे हमने पहले केस स्टडी में लिया कि भाई एक है तो एक चला गया, तो मतलब एक जान से एक वैल्यू है, एक जान एक वैल्यू, 10 जान 10 वैल्यू। तो अगर एक को मारा तो एक ही मरा, हाँ जी और सर। हम कह सकते हैं कि उससे हो सकता है कि 5 लोग जुड़े हुए हो उसकी फैमिली में, तो वही इंपैक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 10 को मारा तो 10 तो मरे ही मरे, 50 लोग और भी प्रभावित हुए। हाँ जी सर। मैं इसी लॉजिक को एक्सटेंड कर रहा हूँ डॉक्टर में, कि जो डॉक्टर है वो डेली बेसिस पे 10 जान बचा रहा है। हाँ जी। अगर वो डॉक्टर मर गया तो वो जो 10 जाने हैं जो वो पर्टिकुलर डॉक्टर बचाता था, हाँ जी। वो तो अब नहीं बचेंगे उसके रीजन में, हाँ जी। हाँ जी। तो वो तो प्रभावित होंगी। हाँ बट जी जो लेबर है उसकी जान की तो उतनी वैल्यू नहीं है। तो क्या हम ये ही आर्गुमेंट इस तरीके से इधर नहीं एक्सटेंड कर सर सकते? इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो लेबर की भी वैल्यू है सर समाज में और इकोनॉमिक्स में, पहला तो आर्ग्यूमेंट ये है। दूसरा ये है कि सर जो डॉक्टर है उससे जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनका इलाज करता है, वो इमोशनली नहीं जुड़े हुए हैं सर, इमोशनली नहीं मैं जुड़े हैं। ये और नहीं कह रहा डॉक्टर से इमोशनली जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर ने जिनकी जान बचाई वो 10 लोग तो हैं, हाँ जी। वो मर रहे हैं, उनसे तो 5 लोग इमोशनली जुड़े हुए हैं ना, हम उन्हीं की तो बात कर रहे हैं। मगर मैं सर, डॉक्टर और पेशेंट का तीसरा इमोशनल आर्ग्यूमेंट और भी है सर मेरा, कि जो डॉक्टर्स हैं उसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है सर। जो डॉक्टर वो काम कर रहा था वैसा ही और डॉक्टर भी काम कर पर सकते उसमें हैं सर। समय तो लगेगा। सर वो तो सर अगर मैं अथॉरिटी। आज मर जाता हूँ तो इमीडिएटली मेरी रिप्लेसमेंट होने में टाइम तो लगेगा। ऐसे तो समाज सबको सर हमारी रिप्लेस कर। इकोनॉमी में सर बहुत सारे अस्पताल हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो सर कोई भी ऑल्टरनेटिव देखा जा सकता है सर। ओके, बट फैमिली वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगी। हाँ सर। ओके, ठीक है। ओके, आपकी 5 कमियां मुझे बता दीजिए, लास्ट सवाल है मेरी तरफ से। हाँ जी सर। एक तो सर मैं अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, इसको छोड़ के, इसके कारण सर ड्राउजीनेस रहती इसको है। छोड़ के, हाँ हाँ ठीक है इसको सर। छोड़ के। हाँ जी। अगर मैं बताता हूँ क्या नहीं सर- बता सकते, स्लीप साइकिल नहीं बता सकते, ओवर थिंकिंग नहीं बता सकते, ओवर बर्डन्ड विद हाँ जी, वर्क हाँ नहीं जी। बता सकते, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा, ये नहीं बता सकते। समझ गया सर मैं। समझ गए? हाँ। और हाँ बाकी जी। जो मैं कहूंगा कि नहीं बता सकते, कंडीशन है या जनरल? सर इनके लिए कंडीशन। ठीक है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ बता। एक तो सर कभी कभी जब ज़्यादा लोग होते हैं या, तो उनके साथ ओके, सर थोड़ा सा हाथ ऊपर कर लो। हाँ, हाँ। एक तो और सर इनको जब, थोड़ा सा ऐसे कर लो, हाँ जी जो हाथ है इनको ऐसे कर लो। हाँ, ठीक। सर, ये थंब थोड़ा सा बाहर रहेगा। थंब का क्या हो गया? स्विमिंग कर रहे हाँ हैं? सर, ये अजीब लगता है थोड़ा सा। कोई नहीं, थोड़ी देर टाइटन करो, लगता क्या है। हो गया? हाँ, इतना ठीक है सर। हाँ, हाँ सर, एक तो सर ज़्यादा लोग होते हैं सर किसी भी ग्रुप में, तो वहाँ पे सर सबके साथ कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो मैं सर एक छोटा ग्रुप प्रेफर करता हूँ उसके कारण, क्योंकि उसमें बॉन्डिंग ढंग से नहीं बन पाती है बड़े ग्रुप में सर। ठीक है। और
1 हो गया। इसके अलावा सर मेरी एक कमी है कि मैं जो चीज़ें मास्टर कर चुका हूँ उसकी तरफ मेरा बायस रहता है सर। मैं बाकी चीज़ों की तरफ कोशिश करता हूँ, मैं इसको रिकॉग्नाइज करता हूँ कि ये कमी है, इसमें और चीज़ें भी मुझे देखनी चाहिए। तो ये भी सर एक ठीक है। कमी है। तीसरी? तीसरी है सर कि मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा टेक्निकल स्किल्स भी सीखनी चाहिए जो हम चेतना पे जाके बात अच्छा करना अच्छा चाहते हैं। ठीक है सर। टेक्निकल क्या है? हाँ हाँ हाँ। इसके अलावा सर मैं थोड़ा सा बोलते हुए रूड हो जाता हूँ, जो कुछ लोगों को मे भी चुभ जाता है, ओके, तो उसको मैं थोड़ा सा सॉफ्टन करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। और चौथा है सर कि मैं कुछ चीज़ों पे कभी कभी ज़्यादा ध्यान दे देता हूँ, उसके कारण जो बाकी जो चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए उस पर टाइम जो है वो परफेक्टली एलोकेट नहीं हो पाता ठीक है, ये फिर भी आपने बता दी तो फिर मान लेते हैं। हाँ जी। बट ये थी नहीं लिस्ट में, ये हमने हटा दिया। हाँ हाँ। 5वीं? हाँ जी। इसके अलावा सर मैं जब किसी से बात करता हूँ तो एक जो प्यार होता है सर, जो एक दूसरे को कंफर्टिंग लगता है, मुझे लगता है वो मुझ में आ नहीं पाता है, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। इसलिए सामने वाला थोड़ा सा नेगेटिव वे में चला जाता है मेरे लिए कि तू थोड़े फैक्ट पे बात ज़्यादा करता है। एक बॉन्डिंग जो है, कनेक्ट जो फील होता है, इमोशनल कनेक्ट, वो कम आ पाता है सर। फैक्ट्स पे ज्यादा रहते हो rather फैक्ट्स than पे और emotion? मतलब टू द पॉइंट बात करना, इश्यूज पे बात करना सर, Issues पे एक बात। ये प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। आपकी 3 स्ट्रेंथ क्या है सबसे इम्पोर्टेंट? 3 स्ट्रेंथ जो सबसे स्ट्रेंथ तो स्ट्रॉन्ग। सर एक तो मुझे सर सफलता असफलता ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है, सुख दुख समभाव मैं संभाव हो मानता गया। हूँ सर। दूसरा सर मुझ में एरोगेंस नहीं आता है सर, एरोगेंस काफ़ी कम है सर। ये भी हम पहले वाले से ही लिंक कर सकते हैं क्योंकि यू आर अ बैलेंस्ड पर्सन, तो हाँ एरोगेंस जी। नहीं आता। और कुछ? तीसरा ये है सर कि मैं कम्युनिकेट काफ़ी अच्छा कर पाता हूँ अपनी बात को सटीकता से, तो उसका इम्पैक्ट प्रोफेशनल लाइफ में भी दिखता है सर, कि लोग बेहतर समझ पाते हैं और बेहतर कनेक्ट कर पाते हैं। एक तीसरा और बताओ, ये तो पहला और दूसरा तो हमने एक ही ले हाँ लिया जी। ना हाँ जी। संभावों के साथ। एक और स्ट्रेंथ? एक स्ट्रेंथ और हो सकती है सर कि मैं फिजिकली काफ़ी एक्टिव हूँ, फिजिकली? स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव हूँ, तो उसके कारण मेरी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है। ओके, एक सिविल सर्वेंट में आपको क्या लगता है कि कौन सी 5 क्वालिटीज होनी ही चाहिए? हाँ जी सर। मोस्ट इम्पोर्टेंट? एक तो सर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए उसमें, न्यूट्रलिटी, वेरी गुड। कि वो किसी भी दो पार्टीज अगर आए तो वो बायस ना हो। ठीक है। सेकंड? हाँ जी सर। एक उसमें लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए सर, कि वो एक Leadership। बड़ी टीम को लीड कर पाए, उनको डायरेक्ट कर पाए। ठीक है। थर्ड? तीसरा हो सकता है कि वो इंटीग्रिटी उसमें काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। ताकि वो जो है जब खुद के साथ हो तब भी वो ऑनेस्ट रहे। ऑनेस्टी हाई लेवल पे होनी चाहिए ठीक सर। है। चौथा? और सर उसके अंदर सर एनोनिमसली काम करने की एक क्षमता भी वो होनी चाहिए सर। न्यूट्रलिटी हो गया है। हाँ जी सर। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। उसके अंदर सर डिसीजन मेकिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, Decision कि वो making। क्विक डिसीजन मेकिंग कर पाए। यस। हाँ जी। 5वीं? और सर सर अभी इतना ही सोच पा रहा हूँ मैं। नोलन कमेटी के बारे में पढ़ा? नोलन कमेटी? सर इतना पता है कि उन्होंने सिविल सर्विसेज में कुछ रिफॉर्म्स करने की बात की थी, एग्जैक्ट डिटेल्स मुझे नहीं पता है। आपको लगता है एम्पैथी भी एक क्वालिटी होनी चाहिए सिविल हाँ सर्विस? सर, एम्पैथी होनी चाहिए, Compassion? कंपैशनेट होना चाहिए सर। सेल्फलेसनेस हाँ जी सर। होनी चाहिए? बिल्कुल सर। वो मैं सर इंटीग्रिटी के साथ ही कर गया था सर, combine। ऑब्जेक्टिविटी, हम इंटीग्रिटी को ऑनेस्टी से लिंक कर सकते हैं। हाँ जी। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी। हाँ जी सर। ठीक है आशीष, मेरी तरफ से पूरा हो गया। सर आप कुछ? ठीक है, मॉक इंटरव्यू Thank you, कंप्लीट sir। हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके, रिलैक्स। इस गेट को खोल देते हैं। हाँ हाँ।